नमस्कार। आईडीटीवी के राजपाट में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस नतीजे की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि वह 2010 के आंकड़े से चंद सीटें पीछे रह गई, जब एनडीए को 206 सीटें मिली थी। फिर भी इस जीत की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर राज्य में एक बार फिर से सुशासन का दौर जारी रहेगा। बिहार चुनाव के नतीजे जो आए, उसने एग्जिट पोल के दावे को भी पीछे छोड़ दिया। एग्जिट पोल में 155 से 160 सीटें तक बताई जा रही थी, मगर यह दावा भी पीछे रह गया। कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र ने मुझे कहा भी था कि बिहार में जो स्थिति है, एग्जिट पोल उसे नहीं दिखा रहा है। मेरा सवाल था मतलब, तो उनका कहना था कि एग्जिट पोल 160 तक का दावा कर रहा है, लेकिन हमने जो देखा है वो लगता है कि ये सीटें काफ़ी कम हैं। एनडीए को और भी 30 से 40 सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं। आखिरकार वही हुआ भी। पर लोगों के इस मनोभाव या बिहार में जो करंट चल रहा था, उसे दूसरे क्यों नहीं समझ सके। एक आम आदमी जो बिहार गया कुछ दिन के लिए, उसे तो वह बात समझ में आई, लेकिन लोगों को, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी नहीं समझ सके। ये आश्चर्य की बात था। खैर, नतीजे आने के बाद से ही लोगों की निगाहें तेजस्वी यादव को तलाश रही हैं। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट जरूर सामने आया, जिसमें उन्होंने इस हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। फिर क्या था, एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने तो बस फिर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। मानो यह जो महागठबंधन की हार हुई है, उसके लिए यदि कोई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग। किसी ने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि ये आखिर ये इतनी बड़ी हार हुई क्यों। अब इस हार के कारणों पर समीक्षा और विचार न करके चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ना और मोर्चा खोलने से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में 1952 के बाद यह उनकी सबसे बड़ी हार है। बावजूद इसके कांग्रेसी अब इसको कुछ और रूप देने में जुटे हैं। इधर तेजस्वी यादव को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कहे। सपना तो उनका टूट ही चुका है। अब आने वाले 5 साल उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस खुद तो डूबी हुई, उसने राजद और लेफ्ट की लुटिया भी डुबो दी। विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में राजद को कांग्रेस की दोस्ती महंगी पड़ गई। कांग्रेस की दोस्ती महंगी पड़ गई, आखिर यह बड़ा सवाल है, कैसे। इस पे यदि हम बात करें तो पाएंगे कि कांग्रेस ने शुरू से ही एसआईआर को मुद्दा बनाया है, चुनावी मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने वोट चोरी को चुनावी मुद्दा बनाया और इसे लेकर के चुनाव में आ गया है, जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट था। राहुल गांधी को शायद याद नहीं रहा कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने चौकीदार चोर है का भी मुद्दा बनाया था। तब भी उन्हें उनकी क्या दुर्गति हुई थी वह शायद भूल गए। इसके बावजूद उन्होंने वोट चोरी को हथियार बनाया, और जब एसआईआर की बात छिड़ी तो राहुल गांधी को लगा कि यह सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के पूरे राष्ट्र स्तर पर
भजाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने बिहार चुनाव और राजद को बनाया हथियार। राजद को हथियार बना करके वो तेजस्वी यादव के कंधे पर खेल गए। सबसे पहले तो उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले ही बिहार में वोट चोरी और SIR के खिलाफ पूरे राज्य की यात्रा का शेड्यूल तय कर लिया। उसमें तेजस्वी यादव ने बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया। दोनों जहां कहीं भी गए, हर जगह उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इसमें कांग्रेस के लोग भी थे, राजद के लोग भी थे। मतलब कि इतना समर्थन देख करके तो तेजस्वी यादव को लगने लगा था कि बस चुनाव भर की बात है, उसके बाद तो वह CM बन ही गए। लेकिन चीजें यहीं से गड़बड़ होती चली गई। सबसे पहले जब चुनाव का शेड्यूल आ गया, जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, तब उसके बाद अचानक राहुल गांधी सुस्त दिखने लगे। इसका कारण किसी को समझ में नहीं आया। शायद राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी की खामियां दिखने लगी थी, इसलिए वह मुगालते में नहीं थे। खैर, जब नामांकन का दौर आया तो भी राहुल गांधी किनारे। उस बीच में सीटों को लेकर के महागठबंधन के दलों में समझौता भी नहीं हो सका। इसका नतीजा ये हुआ कि जिस पार्टी को जहां से मौका मिला अपना प्रत्याशी उतारने लगा। तब शायद खड़गे जी को मामला समझ में आया, लालू यादव को समझ में आया, और उन्होंने पहल कर समझौते के एक रूपरेखा तय कराई। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को भेजा जो यहाँ स्थिति को संभालेंगे। वो सब मिल बैठे और सीटों का मुद्दा किसी तरह से फाइनल हो सका। सीटों का मुद्दा फाइनल होने के बाद भी जो प्रत्याशी नाम वापस ले सकते थे उन्होंने तो ले लिया, लेकिन जो नहीं ले सकते थे, ऐसी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई। ये फ्रेंडली फाइट की स्थिति दुर्भाग्यजनक थी। खैर, इसके बाद जो नतीजा आया सामने आया। फिर जब चुनाव प्रचार का समय आया तो स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा उधर तेजस्वी यादव और लालू यादव और जो भी थे। लेकिन राहुल गांधी की उपस्थिति उस तरह से नहीं दिखी जैसी कि चुनाव की घोषणा से पहले SIR के मुद्दे को लेकर के जो गंभीरता उन्होंने दिखाई थी। इसके अलावा जब भी वह बिहार आए चुनाव प्रचार करने, जब भी उन्होंने मुंह खोला, हमेशा कुछ न कुछ विवाद हुआ। सबसे पहले तो राहुल गांधी की सभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली दी गई। ठीक है, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता या समर्थक ने गाली बकी, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी चुप्पी साध ली। लोगों की भावनाओं को उन्होंने नहीं समझा। इसके बाद नामांकन से ऐन पहले कांग्रेस ने एक AI वीडियो जारी किया जिसको लेकर के विवाद हो गया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को दिखाया गया, जिसको लेकर खूब हो हल्ला मचा। फिर राहुल गांधी ने एक सभा में कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाचते भी हैं। फिर एक जगह बिहार के महापर्व छठ को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिस पर काफी विवाद हुआ। और महापर्व छठ जो बिहार के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इस बयान और प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले को बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान खूब भुनाया और लोगों की भावनाओं के तार को छेड़ा, जिसे महागठबंधन के लोग समझ भी नहीं सके। इससे पहले और भी विवाद तब हुआ जब बिहार कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो राहुल गांधी की फोटो युक्त 5 लाख सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के बीच में मुफ्त बांटेंगे। इसे लेकर खूब हल्ला हंगामा हुआ, विवाद हुआ। तो ये सारी बातें ऐसी थी
जिन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाया और खास करके राजद को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में अगर ये कहा जाए या जो राजनीतिक विश्लेषक आज कह रहे हैं कि राजद को कांग्रेस की दोस्ती महंगी पड़ी, तो गलत नहीं होगा। आज जब चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं तो तेजस्वी यादव तो कहीं बैठे हैं बेचारे, कहे तो क्या कहें। उधर राहुल गांधी शायद देश से बाहर हैं। मतलब तेजस्वी के कंधे पर तीर चलाकर उन्हें अकेला छोड़ दिया, या तेजस्वी पर दाव खेले और फिर तेजस्वी को छोड़ दिया। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तेजस्वी का इस्तेमाल किया और उन्हें छोड़ दिया। कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर तबाह कर दिया। इसका वो तर्क भी देते हैं कि अब तो अगला चुनाव 5 साल के बाद ही होगा, 5 साल का समय कम नहीं होता है। तेजस्वी यादव की सारी राजनीति का केंद्र हैं लालू यादव। उनका मार्गदर्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लालू यादव शारीरिक रूप से अब उतने सक्रिय नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से वह उतने राजनीति में सक्रिय नहीं है। और अगले 5 साल में वो राजनीति में कितना सक्रिय रहेंगे, कितना एक्टिव रहेंगे, यह कह पाना आसान नहीं, मुश्किल है। या अगले 5 साल में लालू यादव जो आम लोगों से जो कनेक्ट है, वो कनेक्ट उनका कितना कायम रहेगा, इस पर भी सवाल है। वैसे में तेजस्वी क्या करेंगे, क्योंकि तेजस्वी अब तक लालू यादव की छवि से बाहर नहीं आ सके। तेजस्वी अगले 5 साल में लालू यादव का स्थान नहीं ले सकते हैं। लालू यादव का जो करिश्माई अंदाज है, करिश्माई छवि है, वो तेजस्वी कहाँ से लाएंगे। अगले 5 सालों तक सत्ता से दूर रहकर संगठन, पार्टी और सारे कार्यकर्ताओं को एक धागे में पिरोए रखना बड़ी चुनौती हो सकती है, बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में अगर तेजस्वी के करियर को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं तो बहुत इसमें गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि अब ये 5 साल का समय तेजस्वी के लिए कठिन चुनौतियों वाला समय होगा। कांग्रेस ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने के कहकर जिस तरीके से पीछे किया है, यह लोगों से छुपा नहीं है। दूसरी ओर अब एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण ये भी है यहाँ पर कि अगले 5 साल की जब बात करते हैं तो इस चुनाव के नतीजे ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में जो वोटिंग हुई है वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर हुई है। अब जबकि राजद का राजनीति ही पूरी तरह से जाति और धर्म पर केंद्रित आधारित रहा है। माई समीकरण लालू यादव ने ही लाया था। मुस्लिम और यादव जो समीकरण है वो लालू यादव का ही लाया हुआ है, जो कि इस बार पूरी तरह से फेल दिखा। तो अगले 5 साल में ये समीकरण फिर से लौट आएगा, ये अब कहना मुश्किल है। जो भी लोग देश में राष्ट्र या राज्य स्तर पर राजनीति करते हैं, उन्हें जनता को बेवकूफ़ समझने की भूल छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बिहार, खास करके बिहार जो चाणक्य की भूमि है, बिहार जो सम्राट अशोक की भूमि है, बिहार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। लोग कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मूर्ख हैं। लोग सब कुछ समझते हैं और समय आने पर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल भी करते हैं। ये नतीजा साबित करता है। धन्यवाद।